इस भारत के इतिहास और महान पुरुषों का इतिहास रहे हैं। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत जो है इतिहास, जो हमें आज पता नहीं है आज तक। कितना अध्ययन आप करते हैं, वो अध्ययन करके आप हम सबको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ बिना किसी बीच के भूमिका जमाए। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप सादर आमंत्रित हैं, आए और आज के इस योगा कार्यक्रम में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधिया अग्ने मेधाविनं कुरु। ओम जी, सदन को हृदय से नमन। आज के इस ओम सर कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, उनकी भी आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जो कार्यक्रम, जो संबोधन, जो विषय पिछले अंक में रहा था, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और पिछले अंक में, पिछली कड़ी में हमने माता जीजाबाई के बारे में विचार किया था। फिर कालांतर से आज भी इसी वंश की एक महान महिला के बारे में हम विचार करेंगे। एक ऐसी अनाम वीरांगना जो इतिहास से ओझल कर दी गई। और जब इस प्रकार से हम खोजने के लिए चलते हैं, शोध करने के लिए चलते हैं, तो पता नहीं कितनी पद्मनियां, कितनी जीजाबाई इस देश में हो गई होंगी। एक एक पर शोध करने की आवश्यकता है। हम सब ने महारानी पद्मिनी का नाम खूब सुना है, और क्योंकि बहुत सुना है इसलिए उन पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। प्रसंगवश वहां से प्रारंभ करना आवश्यक है। 29 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम साका होता है। साका यानी महासंग्राम। वहां के 3 साके प्रमुख हैं, तो बता चुका हूं आपको। 1303 में हुआ, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर संहार किया था। 1567 में हुआ, तो उस समय वहां पर अकबर गया था राणा उदय सिंह को परास्त करने के लिए। और 1576 में हुआ, तो पानीपत का युद्ध हुआ। ये 3 साके वहां के प्रमुख हैं, महासंग्राम। प्रथम साका 1303। रानी पद्मिनी अपने बुद्धि कौशल से, बौद्धिक क्षमताओं से पहली बार में अपने पति की प्राण रक्षा करने में सफल हो गई थी। रानी ने किसी भी परिस्थिति में हार स्वीकार नहीं की। उस समय राणा रतन सिंह, जिनका नाम भीम सिंह भी है, उनका शासन चित्तौड़ पर था। चित्तौड़ राणा के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित थी। अलाउद्दीन खिलजी
रानी के सौंदर्य पर आसक्त होकर के वहां पर सेना लेकर के पहुंचा था। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, जर जोरू जमीन पर दुनिया मरती आई है, ये मूर्खतापूर्ण अवधारणा इस्लाम की देन है। भारत आपने इन तीनों के सम्मान के लिए लड़ाइयां लड़ी और उसी का हमारा इतिहास है। पद्मिनी और उनकी सखियों ने जौहर किया, और जौहर के बारे में इतिहासकार जो लिखता है बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हमको देता है। ये मैंने पुस्तक लिखी मेवाड़ के महाराणा और उनकी गौरव गाथा। इसमें उसको मैंने ज्यों का त्यों संकलित किया। कर्नल टाड क्या लिखते हैं, राज प्रासाद के मध्य में पृथ्वी के नीचे भीषण अंधकार में एक लंबी सुरंग थी। देखिए यहाँ पर कुछ समस्याओं का, शंकाओं का समाधान हो रहा है। हम सोचते हैं कि जैसे चौड़े में आग लगा ली गई थी, चिता जला ली गई थी और उस पर जाकर के रानियां और उनकी सहेलियां कूद गई थी। ऐसा नहीं था। एक लंबी सुरंग थी, दिन में भी उस सुरंग में भयानक अंधकार रहता था। उस सुरंग में बहुत सी लकड़ियां पहुंचाकर चिता जलाई गई। उसी समय चित्तौड़ की रानियां, राजपूत बालाएं और सुंदर युवतियां अगणित संख्या में प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हुई। सुरंग के भीतर आग की लपटें तेज होने पर भी सभी बालाएं अपने बीच में पद्मिनी को लेकर सत्य, सतीत्व और स्वाधीनता के महत्व के गीत गाती हुई सुरंग की ओर चली। जो मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, भारत द्वेषी लोग, छली छदमी इतिहासकार भारत के बारे में ये बताते हैं कि ये स्वाधीनता संग्राम लड़ ही नहीं रहा था, और ये तो महात्मा गांधी के आने के बाद से आरंभ हुआ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना में नहीं जाता हूं, आप इस बात से निश्चिंत रहिए, परंतु मैं इतिहास की भ्रांतियों का निवारण करना चाहता हूं। ये एक भ्रांति है कि जब कोई व्यक्ति विशेष इस मंच पर आया, पटल पर आया, तो भारत का स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ। लेकिन ये विदेशी इतिहासकार आपके बारे में क्या कह रहा है? सत्य, सतीत्व और स्वाधीनता की रक्षा के लिए के महत्व के गीत गाते हुए। यानी आप उस समय जब चल रहे थे तो सत्य, सतीत्व और स्वाधीनता तीनों आपके मन मस्तिष्क में थी, आपकी उन वीरांगनाओं के मस्तिष्क में। वो चलती हैं और सुरंग की ओर बढ़ जाती हैं। कह रहा है कि गाती हुई सुरंग की ओर चली, सुरंग में प्रवेश करने के लिए नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों के भीतर जाने पर भयानक आवाज के साथ लोहे का बना हुआ सुरंग का मजबूत दरवाजा, जैसे ही ये भीतर चली जाती है उसमें सुरंग में, और वहां पर आग जल चुकी थी, वो तुरंत उसका दरवाजा अपने आप गिर जाता है, लोहे का दरवाजा बंद हो जाता है, और कुछ क्षणों के भीतर हजारों राजपूत बालाओं के शरीर सुरंग की प्रज्वलित आग में जलकर ढेर हो गए। ये कितना गौरवशाली वर्णन है अपने बारे में। कई लोगों ने इसकी आलोचना की कि ये कायरता थी, भारत के लोग इतने मूर्ख थे, अज्ञानी थे, रूढ़िवादी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कराए। देखिए, जब दहेज लिया जाता है तो वो अपराध हो जाता है, और जब दहेज दिया जाता है स्वेच्छा से तो एक परंपरा है, आदर्श परंपरा। पिता के घर से बेटी विदा हो और पिता कुछ भी ना दे, ये संभव नहीं है। जहां पर किसी भी अतिथि को विदा के क्षणों में कुछ न कुछ दिया जाता है, वहां पर किसी बेटी को पिता सोने हाथों भेज दे, ये नहीं हो सकता। जिसने उस परिवार के लिए कमाया है, सब कुछ सम्मान दिलाने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, उससे पिता इस तरीके से विदा नहीं करेगा। तो यहां तक ये अच्छी परंपरा है, परंतु जब बैठ के सौदा होने लगे, जबरदस्ती लिया जाने लगे, बाप को खेत बेचना पड़ जाए, प्लॉट बेचना पड़ जाए, मकान बेचना पड़ जाए,
लोन लेना पड़ जाए तब अपराध है। जब तक पति के साथ केवल इस आधार पर कि मैं किसी विधर्मी को अपने शरीर को हाथ नहीं लगने दूंगी, यदि पति आज संसार में नहीं रहे हैं तो उनके सम्मान की प्रतीक के रूप में मैं भी उनके साथ ही प्रस्थान करूंगी। तब तक यह परंपरा प्रशंसनीय है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव उठना स्वाभाविक है। और जब समाज इसको करने लगा तो समाज ही अपराधी हो गया। दोनों में अंतर करके समझने की आवश्यकता है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, आजाद के बाद जूनागढ़ के नवाब को भारत के सरदार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस भेज करके, सेना नहीं, पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करा लिया, उसको परास्त कर दिया, उसको इस बात के लिए सरेंडर करने के लिए विवश कर दिया। तो वह जूनागढ़ रियासत को छोड़ करके भाग लिया था। जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले भारत से लड़ने की हुंकार भर रहा था, वो कुछ देर बाद भाग लेता है और भागने के पश्चात इतना पागल हो जाता है, इतना उतावला हो जाता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है कि अपनी बेगमों को भी छोड़ करके भाग लेता है। उसकी बेगम कुत्तों को लेती रह गई, इनको भी साथ ले चलेंगे, और वो जाकर के हवाई अड्डे पर खड़ा हो गया। जो आने में देर हो रही थी तो अपने आप कह दिया पायलट से हवाई जहाज उड़ाइए, पाकिस्तान भाग गया था। उस समय शिवाजी महाराज की परंपरा के प्रतीक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे, जिन्होंने उसकी बेगमों को, जैसे गौहर बानो को शिवाजी महाराज ने भेज दिया था, उसी प्रकार हमारे छत्रपति शिवाजी की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उसकी बेगमों को ससम्मान पाकिस्तान भेज दिया। कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाहता हूं कि जहां पर हमारी ये परंपरा रही कि हम नारी के लिए सब सर्वस्व लुटा देंगे, उसको असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, वहां उनकी ये परंपरा रही कि बेगमों को छोड़कर के ही भाग लिए थे। और ये घटना केवल इसके साथ ही नहीं हुई थी, औरंगजेब के साथ भी हुई थी, कभी फिर बताऊंगा उसके बारे में। तो रानी पद्मिनी, क्योंकि मातृत्व शक्ति पर हमें कुछ बात रखनी है, तो रानी पद्मिनी के 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों में से 11 पुत्रों का बलिदान हुआ, और रानी ने अपनी वीरांगना होने का प्रमाण अब से पूर्व में दे दिया था, जब वो अपने पति को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त कराने में सफल होकर के आई थी। तो उसने फिर सतीत्व के माध्यम से उसने अपना परिचय दिया अपने वीरांगना होने का। तो ये उसके पिलाए हुए दूध का परिणाम था कि एक से बढ़कर एक वीर पुत्र देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रहा था। कोई किसी को परेशानी नहीं हो रही थी, कोई युद्ध से भागने का निर्णय नहीं ले रहा था। ये वीरांगना माता है। एक बहन जी गा रही थी, बहनों हो गया देश आजाद, पहले सी तुम नारी बनो। क्या अच्छे बोल है। कैसी नारी बने? पद्मिनी जैसी नारी बने, जिसने 12 पुत्रों को जन्म दिया और 11 पुत्रों को देश धर्म की रक्षा के लिए बलिवेदी पर बलिदान करवा दी। कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। किसी ने जाकर के पीछे से जाकर के
माफी नहीं मांगी। तो ये देश ऐसे बलिदानियों का देश और इस बलिदानी परंपरा के पीछे खड़ी मात्र शक्ति, जिसकी प्रतीक हमारी ये रानी बनी। इसी रानी का एक पुत्र अजय सिंह भी था और एक पुत्र का नाम हरि सिंह था। हरि सिंह का बलिदान हो गया था। अंतिम पुत्र के रूप में राजा के पास, राणा रतन सिंह के पास में एक ही बेटा बचा था। राजा ने सोचा कि अब इसको भी अगर खत्म करवा दिया तो वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजा ने उस बचे हुए पुत्र को वहां से भागने के लिए प्रेरित किया, युद्ध से हटाने की योजना बनाई, युद्ध भूमि से दूर भेज दिया, जैसे महाराणा प्रताप को भेजा गया था झालाराम मन्ना सिंह के द्वारा। उसी तरीके से उस दिन उनको भी भेजा गया। आगे चल करके आप देखेंगे राणा उदय सिंह को भी युद्ध के मैदान से हटाया गया था। यदि वंश ही समाप्त हो गया तो क्या होगा महाराज, आप जाइए। तो युद्ध के मैदान से हटना कोई कायरता नहीं थी, बल्कि वंश की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा था, और तीनों बार ऐसा ही किया गया था। अजय सिंह को हटा दिया जाता है, केलवाड़ा के क्षेत्र में ले जाकर के जो जंगली क्षेत्र था उसमें उनके लिए जगह बना दी गई थी। महाराणा प्रताप से पहले वनवास इस वंश में इस राजा को हुआ। ये भी याद रखें, वन वन की खाक छानने का जो हम गुणगान करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, उससे पहले राणा अजय सिंह के बारे में आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं, पूरे 20-22 वर्ष जंगलों में भटक करके बिताए थे। और उस समय चित्तौड़ के लोगों को ये बात हो गई थी, दिमाग में बैठ गई थी कि अब वंश में कोई बचा नहीं है। लेकिन रानी पद्मिनी का ये एक सपूत वहां बचा हुआ था और वहां पर अपना कार्य कर रहा था। रानी का दिया संस्कार देखिए आगे तक जा रहा है। वहां जंगलों में भटकता हुआ ये राणा महाराणा का पूर्वज कहीं किसी प्रकार का भयभीत होने का संकेत नहीं देता, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करता है और योजनाओं पर काम कर रहा होता है। वहां पर वह काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले एक घटना और होती है। जब राणा रतन सिंह जीवित थे, 1303 में उनका बलिदान हुआ इसी युद्ध में अलाउद्दीन के माध्यम से। अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ रहे राणा रतन सिंह संसार से चले गए, परंतु उससे पहले वह अपने बेटे हरि सिंह के पुत्र हमीर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना चुके थे। जब 12 बेटे थे तब भी वो ये सोचते थे कि मेरी विरासत का उत्तराधिकारी वारिस यदि कोई हो तो मेरे बेटा हरि सिंह का पुत्र हमीर सिंह हो। अब क्यों चाहते थे, ये विचारणीय है, जिसके पीछे एक अदृश्य मात्र शक्ति खड़ी है और जो इतिहास से पूर्णतः ओझल कर दी गई है। रानी पद्मिनी पर तो हमने सबने सुन लिया। तो एक बार राणा रतन सिंह के पुत्र हरि सिंह शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, और वो शिकार खेलने के लिए जिस क्षेत्र में गए थे उस क्षेत्र में चौहान राजपूत, उस समय राजपूत शब्द नहीं आया था, चौहान वंश की एक बेटी जिसका नाम उर्मिला था, वह अपने खेतों पर बैठी हुई थी और वहां पर उसकी रक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए मचान पर बैठ करके पशुओं से उसकी रक्षा कर रही थी। ये शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकार खेलते खेलते दूर निकल गए। इनके तीर से एक जंगली सुअर
भाग निकला। उसको लगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने आहट सुनी तीर की तो वो भाग निकला और भाग करके उस उर्मिला नाम की वीरांगना के खेत में जाकर के प्रवेश कर जाता है। जब वह उस खेत में प्रवेश कर गया तो ये जाकर के उसकी फसल में प्रवेश करने लगे, उसके खेत में प्रवेश करने लगे। राणा हरि सिंह राजकुमार थे उस समय, राजकुमार हरि सिंह और उनके साथी। तो उस वीरांगना ने इनको रोक दिया, सुनिए मेरे खेत में प्रवेश नहीं करेंगे आप, मैं स्वयं आपके शिकार को ला करके दे देती हूँ। तब उसने एक अपनी ओर से तीर बनाया और वो भी ज्वार के तने से ही बनाया। वह तने से तीर बना करके नुकीला आगे से बनाती है और जहां पर वो सूअर खड़ा था उस सूअर के कान के पीछे जाकर के वो तीर लगता है। अब वहां पर तीर के लिए कोई चीज नहीं है, तीर बनाया जाता है, फसल के बीच में जाकर के तीर वहीं से निकल करके सीधा उसके कान में लगता है और फिर वो वीरांगना उस शिकार को टांग से पकड़ करके घसीटते हुए ला करके उनको दे देती है अपने खेत से बाहर, फिर ये लीजिए और जाइए। वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं होती। यहां तक 2-3 खेत छोड़ करके राजकुमार हरि सिंह और उनके साथी डेरा डाल लेते हैं, वहां पर भोजन आदि करने लगते हैं। जब भोजन कर रहे थे तो उस वीरांगना ने अपने मचान से पक्षियों को फसल में से उड़ाने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के एक ढेला, हमारे यहाँ पर उसको गोफिया बोलते हैं, बना करके और उसमें डाल करके घुमा करके जो उसको जोरदार तरीके से फेंका। तो उसको ये मालूम नहीं था कि मेरे खेत से 2 खेत आगे ही उन लोगों ने डेरा डाल दिया है। वो जोरदार ढंग से घूमता हुआ ढेला जाकर के राणा हरि सिंह के घोड़े के मस्तक में लगता है और घोड़ा वहीं पर गिर जाता है। अब वो देखते हैं एक ढेला आया है और ढेला इस दिशा से आया था, तो उन्होंने सोचा समझ लिया कि ये हो न हो उसी वीरांगना के द्वारा फेंका गया ढेला है। यहां से राणा हरि सिंह के दिमाग में ये बात आती है कि क्यों न इसी वीरांगना को अपना जीवन साथी बनाया जाए। लेकिन देखिए ये विषय अलग है कि उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि मैं इनके साथ विवाह करूंगा, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं था कि वासना जीवित हो गई। कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यदि ये वीरांगना हमारे परिवार में आती है तो बहुत अच्छा रहेगा, ये बात थी मूल रूप से। ये नहीं था कि उसके सौंदर्य पर आसक्त होकर के जैसा मुगलों में होता रहा, तुर्कों में होता रहा, मुसलमानों में होता रहा, आज तक हो रहा है, ये नहीं था। तब तक वो बहन थी, लेकिन जब उसके वीरांगना स्वरूप को देख लिया तो ये बात आई। और फिर भी जैसे राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का मन बनाया तो हिंदुस्तान का उस समय के आर्यवर्त का, भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट होने के उपरांत भी राजा ने उस सत्यवती नाम की महिला को उठाना अपराध माना था। यह है आपकी परंपरा। इतिहास को बड़े गौर से देखने की आवश्यकता होती है। इतिहास चलता चलता बोल के जाता है, कुछ कह रहा है कि चरित्र में इतने ऊंचे बनो कि पर नारी को उठा करके लाने का आपका अधिकार नहीं है, ये भारत की परंपरा है। तो उस राजा ने, शांतनु ने किससे कहा था? सत्यवती के पिता से जाकर के कहा था कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। और लोकतंत्र देखिए, चक्रवर्ती सम्राट स्वयं जाकर के अनुनय विनय कर रहा है, बेटी का हाथ मांग रहा है।
और लोकतंत्र की पराकाष्ठा देखिए कि एक मल्लाह को इतना अधिकार है कि चक्रवर्ती सम्राट का सामना करते हुए ये कह रहा है कि दे तो दूंगा, लेकिन शर्त ये रहेगी। क्या कमाल की परंपरा है आपकी, इस चरित्र के बारे में बता रही हैं, भारत की महान परंपराओं के बारे में बता रही हैं। जो भी कुछ होगा स्वेच्छा से होगा, सहमति से होगा, लोकतांत्रिक ढंग से होगा। वो परंपरा आज भी जीवित थी कि राणा हरि सिंह ने जाकर के उसके पिता से ही अनुरोध किया, पिता से अपने से कहा, और उसके पश्चात वो स्वयंवर हुआ। स्वयंवर का अभिप्राय स्वच्छंदता नहीं है कि लिए उठे और भाग गए किसी के साथ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उसके अंतर्गत इस तरीके से अपना वर्ण अपने आप करना करी है बाप, जो ऊपर से परिवार की सहमति बन गई। यदि इन परंपराओं को आज भी समझाया बताया जाए तो आज के बहुत सारे प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है। अपनी महान बेटियों को बताया जाए कि तुम किन परंपराओं की साक्षात प्रतिमूर्ति हो, उनको उन वाहियात औरतों के बारे में, और सब प्रयोग कर रहा हूं के बारे में ना बता करके अपनी महान वीरांगना नारियों के बारे में बताया जाए। अस्तु, तो यहां से इसी वीरांगना नारी से राणा हरि सिंह को अपना बलिदान देने से पहले पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम रखा गया था हमीर। जब रानी उर्मिला के पतिदेव का जौहर का बलिदान हो गया तो वे स्वयं बलिदान के साथ साथ सती हो गई। लेकिन एक बेटा जो देकर के गई थी, वो 2 साल का बेटा उस उर्मिला का, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। इस संदर्भ में उस उर्मिला को जो आप रामायण में पढ़ते हो, उस उर्मिला के साथ साथ इस उर्मिला को भी याद कर लो। इस उर्मिला ने क्या काम किया, ये पुत्र रतन दे दिया तो राणा रतन सिंह अपने पोते को जब खिलाते थे, 2 साल का 2 साल का बच्चा था, तभी उन्होंने ये देख लिया था कि जिस की माँ इतनी वीरांगना थी, उसका ये पुत्र कितना वीर होगा। उसके लक्षणों को वो पहचान गए थे। तो एक वीरांगना माँ उस बच्चे के पीछे खड़ी थी, जिसको राणा रतन सिंह पहचान रहे थे कि इसके दिए हुए संस्कार इसके भीतर अवश्य आएंगे। इसका वीरांगना स्वरूप इस बच्चे के भीतर वीरता का संचार कर चुका है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे इस पौत्र को ही मेरा उत्तराधिकारी बनाया जाए, ऐसा उन्होंने संकेत दे दिया था। यद्यपि बच्चा उस समय 2 साल का 2.5 साल का ही था, परंतु उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था। ये होता है माँ का दिया हुआ संस्कार। अब इस राणा ने क्या काम किया आगे चल करके, राणा रतन सिंह संसार से चले गए, माँ के दिए हुए संस्कार ने आगे जाकर के क्या गुल खिलाया। भारत का इतिहास विज्ञान पर आधारित इतिहास है, और जब ये अपनी बातों की व्याख्या करता है, उनको समायोजित करता है, तो इस परंपरागत शैली में इतिहास नहीं लिखा जाता हमारे यहाँ जिस तरीके से हम सब पढ़ते हैं। इतनी सेना वहां जाकर के मर गई, इतना वहां कर दिया, उसका क्षेत्र इतना जीत लिया, छीन लिया। ये मारा धाड़ी का इतिहास भारत का नहीं है। भारत का इतिहास तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, और एक एक पंक्ति में ज्ञानार्जन करते चले जाइए, विज्ञान सम्मत नियमों का, सृष्टि नियमों का अध्ययन करते चलिए। तो भारत का इतिहास ये बताता है कि डीएनए कितनी दूर तक काम करता है।
ये विज्ञान का भी सिद्धांत है। और डीएनए को ही प्राथमिकता दी जाती थी। उच्च कुलीन परंपरा में से जब शादियां की जाती थी तो उसका अभिप्राय यही होता था, वीरांगना बेटी हो, तेजस्वी बेटी हो और तेजस्वी ही पुत्र हो, वर हो, मिलाइए दोनों को, उससे जो निर्माण होगा उसी को राष्ट्र निर्माण कहा जाएगा। कितना अच्छा वैज्ञानिक चिंतन था इसके पीछे। तो दोनों के मेल से जो संतान पैदा हुई, उस संतान ने आगे जाकर के माँ के ऋण को चुकता करने के लिए क्या योजना बनाई। राणा रतन सिंह संसार से चले गए, बेटा अजय सिंह केलवाड़ा के जंगलों में घूम रहा है। चित्तौड़ के लोगों को यह हो गया कि अब कुल में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, सब खत्म हो गए युद्ध में। संचार के साधन नहीं थे। आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, उस समय कहीं ना कहीं से कोई संकेत किसी के पास आ जाता, नहीं आ सकता था, किससे जाकर के क्या बात की जाए। वो अपने ननिहाल में पल रहा था या कहाँ पल रहा था वो अलग, और बचा हुआ उसका एक चाचा अजय सिंह अलग। अजय सिंह की शादी हो चुकी थी, उनसे 2 पुत्र थे, अजीम सिंह और सुजान सिंह। दोनों पुत्र उनके साथ रह रहे थे। 17-18 के हेर फेर के दोनों बच्चे थे। अब वहां पर केलवाड़ा के जंगल में रहते हुए राणा अजय सिंह का वैर वहां के एक सरदार मुंजा बेलचा, जिसका नाम था मुंजा बेलचा, उसके साथ हो जाता है। मुंजा बेलचा ने उसको मारने की तैयारी कर ली। राणा अजय सिंह इस बात को पूरी तरह समझ गए थे कि तेरे पास कोई सैन्य दल नहीं है और इससे युद्ध होना अनिवार्य हो गया है, और युद्ध में यह निश्चित है कि मुझे परास्त ही नहीं करेगा, मार भी देगा। अपने लोगों से संपर्क समाप्त हो चुका था, सेना भी समाप्त थी। अपने दोनों बेटों से कहा, भाई मेरा सहयोग कीजिए। बेटे हाथ हटा करके उठा करके पीछे को हट गए। तब उसने सोचा कि मेरी उस भाभी उर्मिला का बेटा इस समय कहीं ना कहीं पर है हमीर, यदि उसकी सहायता ली जाए तो निश्चित रूप से वो मेरा सहयोग कर सकता है। उसने अपनी वीरांगना भाभी उर्मिला के पुत्र को ढूंढा और उसके सामने अपनी समस्या रखी। तब उसने कहा कि पिता के समान उसको सम्मान देते हुए हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, पैरों में लेट गया, बोला कि जो आपका आदेश होगा सो करूंगा, आप निश्चिंत रहें, आप मेरे पिता तुल्य है चाचा जी। उनको पूरी तरह सुरक्षित करके पीछे हटा दिया और अपने आप जाकर के उस मुंजा बेलचा नाम के सरदार को, जो उस समय शत्रु हो चुका था, उठा करके ले आता है और उसका सर कलम कर देता है। ये थी उस वीरांगना नारी उर्मिला की दी हुई सीख, जो डीएनए के माध्यम से वहां तक पहुंच गई। राणा रतन सिंह का कुलदीपक हमीर सिंह, जो कुछ भी नहीं था उस समय, लेकिन राणा रतन सिंह जैसे मौखिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, आज जब राणा अजय सिंह ने देखा कि पिता का लिया हुआ निर्णय कितना सटीक था, तो उसने भी इस बात को पहचानने में देर नहीं लगाई कि भविष्य का चित्तौड़ का कुलदीपक कोई हो सकता है तो रानी उर्मिला का पुत्र हमीर सिंह ही हो सकता है। इसके बचाए दिए इसके सम्मान को सुरक्षित रखने में कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और उसको पूर्ण कर सकता है, छिनी हुई चित्तौड़ को वापस ला सकता है, तो केवल हमीर सिंह ला सकता है। इसलिए जो खून उस समय मुंजा बेलचा का वहां पर बह रहा था, मुंजा बेलचा के खून में से ही थोड़ा सा तिलक के रूप में अपने अंगूठे पर राणा अजय सिंह लगाते हैं और रानी उर्मिला के पुत्र
का उसी समय तिलक कर देते हैं। कहते हैं कि मैं अब राजा नहीं रहा, चित्तौड़ के राजा आप। 1327-28 की ये घटना है। तब ये उसी समय इस घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में राणा के दोनों बेटे अजीम सिंह और सुजान सिंह भी वहां पर उपस्थित थे, जिस समय राणा ने अपना उत्तराधिकार अपने भतीजे को दे दिया था। उन दोनों ने इस बात का विरोध किया और दोनों ही इस बात से नाराज होकर के वहां से चले गए। लेकिन राणा ने कह दिया कि जो वंश की परंपरा है उसको निभाऊंगा, और जो उत्तराधिकारी चित्तौड़ की रक्षा करने में मुझे समर्थ दिखाई देगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। चाहे पुत्र कमजोर हो, चाहे पुत्र कितना ही प्रिय हो, लेकिन यदि कमजोर है तो मैं उसके साथ नहीं जा सकता। इसी परंपरा में जो राणा सुजान सिंह था, वो जब यहां से निकल गया तो वो दक्षिण की तरफ चला गया। सम्मानित सदन के सभी उपस्थित महानुभावों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं, इसी सुजान सिंह की परंपरा में आगे चल करके शिवाजी उत्पन्न होते हैं। कर्नल टॉड ने भी ये लिखा है, और कर्नल टॉड के साथ साथ लाला लाजपत राय जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है। देखिए डीएनए कहां पहुंचा, और रानी उर्मिला की इस वंश परंपरा की सुरक्षा करने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के जीजाबाई ने वहां पर नया निर्माण करना आरंभ किया। और कब किया? 300 साल बाद। ये 1330 के करीब की घटना, 27-28 की। और शिवाजी कब आ रहे हैं? 300 साल बाद, 1630 में, 19 फरवरी। 300 साल बाद भी ये मालूम था रानी को, जीजाबाई को, महारानी को, राजमाता को, कुछ भी कहिए, कि तुझे निर्माण करना है तो रानी उर्मिला की वंश परंपरा में जो आज कुछ समय की आवश्यकता है, उसके अनुरूप तुझे राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छे होनहार बेटे का निर्माण करना है। तो यहां पर उर्मिला मूल रूप में खड़ी थी और वहां जीजाबाई आकर के साक्षात रूप में खड़ी हो गई। पहली वाली ने निर्माण किया हमीर सिंह का, तो हमीर सिंह की वंश परंपरा में आगे जाकर के राणा उदय सिंह हो जाते हैं, संग्राम सिंह हो जाते हैं, मोकल सिंह हो जाते हैं, और बहुत से राणा होते हैं, महाराणा प्रताप होते हैं, राज सिंह होते हैं, जय सिंह होते हैं। आगे की परंपरा चलती है। एक ऐसी परंपरा जिसमें झुका नहीं जाएगा। रानी उर्मिला का दिया संस्कार कहां तक चलता रहा? वहां तक चलता रहा जब 1911-12 में दिल्ली में दरबार हुआ राजाओं का। तो दिल्ली दरबार में उस समय के महाराणा भगवंत सिंह राजा के यहाँ पर जो दिल्ली दरबार जो दिल्ली में रखा गया था, वो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए रखा गया था, जिसमें हिंदुस्तान के सभी राजे महाराजे आ रहे थे। अंग्रेजों ने विशेष अनुरोध करके, हाथ जोड़ करके राणा को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि आपको दिल्ली आना है, आप आ जाएं, केवल हम आपको अपने अधिकार में लेना नहीं चाहते, लेकिन आ जाएं, इतना हमारा अनुरोध स्वीकार कर। राणा तैयार हो जाता है। लेकिन रानी उर्मिला का संस्कार क्या था, इसको बताने वाला कौन था उस समय? केसरी सिंह भाट। केसरी सिंह भाट को जब दरबारियों ने ये सूचना दी कि राजा यहां से ट्रेन में सवार होकर के दिल्ली पहुंच गया है, जा रहा है, अगर रोक सकते हो तो आप रोक सकते हो, तब रानी के उस दिए हुए संस्कार का स्मरण कराने के लिए राजा ने, उस भाट ने, एक कविता लिखी, जोशीली कविता।
और जोशीली कविता के माध्यम से उसने उसको संदेश दिया कि जिस वंश परंपरा में ऐसे ऐसे राजे महाराजे हो गए और ऐसा ऐसा जिसका संस्कार रहा है कि अत्यंत विषम से विषम परिस्थिति में भी किसी के सामने झुकना नहीं है, उसकी परंपरा को तुम तोड़ने के लिए चल दिए, वहां पर जाकर के दूसरे के लिए सर झुकाओगे आप? तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो राणा की ट्रेन घूम करके दूसरी तरफ से आ रही थी। जितनी देर में वो घूम करके दूर से कहीं दूसरे स्थान पर आती, उस अगले स्टेशन पर जाकर के अपने घोड़े से दौड़ करके वो केसरी सिंह भाट जाकर के खड़ा हो जाता है। और उसने जाकर के जब उसको वो चिट्ठी दी तो राणा ने उसको पढ़ा और वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि जनादेश तेरे साथ नहीं है, वंश परंपरा तेरे साथ नहीं है, माँ उर्मिला का दिया हुआ संस्कार तेरे साथ नहीं है, उसका तू अपमान करने के लिए चल दिया है। ये कब की घटना? वो 1303 की घटना और ये 1912 की घटना, 600 साल का अंतर। 600 साल बाद तक वो दिया हुआ संस्कार राष्ट्र के निर्माण में काम आ रहा था। ये है हमारा शानदार इतिहास, ये है हमारे इतिहास की वो परंपरा जिसमें वीरांगनाओं का विशेष योगदान होता है। और उस दिन राणा ने दिल्ली में आकर के लौटना स्वीकार कर लिया था। दिल्ली के दरबार में महाराणा की वो कुर्सी खाली रही थी। जब कभी उदयपुर जाओ तो महाराणा के भवन को अवश्य देखना, उसमें वो कुर्सी आज भी रखी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि ये कुर्सी उस समय वहां पर खाली रही थी। सारे राजा आकर के अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे, लेकिन ये वो कुर्सी थी जो खाली थी। और वो खाली इसलिए थी तो उसके पीछे रानी उर्मिला का दिया हुआ यह संस्कार कार्य कर रहा था, केसरी सिंह भाट का दिया हुआ संस्कार कार्य कर रहा था। मित्रों, समय हो चुका है, लेकिन अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि दी हाथ से निकल चुकी चित्तौड़ को राणा हमीर सिंह किस तरीके से लेने में सफल हुआ था, किस प्रकार से उसने अपने पौरुष से, अपने बल और पराक्रम से धूल में मिट गए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। रानी का दिया हुआ संस्कार कैसे उसका मार्गदर्शन कर रहा था। आपने आज तक हुमायूं के बारे में पढ़ा कि उसने किस तरीके से खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त कर लिया था। बाबर के चाटुकारों ने उसके बारे में बताया, किस तरीके से उसने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन मिट्टी में से सोना बना करके साम्राज्य प्राप्त करने की परंपरा आपकी रही है, और उसको किस तरीके से उसने प्राप्त किया था वो भी एक वीरोचित इतिहास है। और उसकी उस वीर परंपरा पर हम अगले अंक में प्रकाश डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को यहीं विराम देता हूं। सदन को नमन। जी धन्यवाद राकेश जी, बहुत सुंदर आज का उद्बोधन। और रानी पद्मावती के बारे में आपने जो बताया है, इसका जो इतिहास भी जो लिखा है उसमें कंट्रोवर्सी है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। जो भी इतिहास है, कोई कहता है कि रानी पद्मावती का जन्म श्रीलंका में हुआ और उसको लेने के लिए राजा रतन सिंह वहाँ तक के गए। कोई कहता है नहीं, ये तो यहीं की थी। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं लेखन में, और अलग अलग शोधकर्ताओं ने, लेखकों ने अपने अपने स्तर से इस चीज़ को लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर भी शायद हमें शोध आधारित जो भी सत्य जो चीज़ें हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है कि वो किस प्रकार से जो सत्य चीज़ें हैं
वही सामने आए, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हो सके। हालांकि इंटरनेट है तो इसमें कोई भी कुछ भी लिख देगा, तो उसके बारे में भी वो हमारे नियंत्रण में भी नहीं है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास है, उसका जो सत्य रूप है, पक्ष है, उसको भी हमें चर्चा करके, उसकी जो कमियां थी उसको भी समझ करके, आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय की जो कमियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं उनको भी देखते हुए आगे का भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का इस मंच के माध्यम से हमें प्रयास करना है। ये प्रयास हम निरंतर करते रहें, लेकिन और इसके साथ ही यह भी समझें कि हम अपनी कौन सी गलतियां फिर से रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन सी गलतियां हम फिर से पुनः दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ी गलती मध्यकाल में और विशेषकर और शुरुआत से ये मानव का भी एक व्यवहार भी है कि उसमें एकता नहीं रही। हम एकता की बात करें तो पहले भी हमारी जो व्यवस्थाएं थी उसमें भी जो भी कारण थे, जो भी प्रमुख कारण है, उसकी वजह से आपस में युद्ध होते हैं। उसके युद्ध में हम कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई जो भी होती है। फिर बाहर से अगर कोई आके युद्ध हमसे करता है तो उसमें भी हमारी एकता नहीं रहती है, क्योंकि हम पहले ही किसी चीज में फंसे रहे, और उसकी वजह से बाहर से आक्रमणकारियों ने भी इसका फायदा उठाया, या उनके पास शक्ति ज्यादा थी, या उनके पास कोई और चीज थी जिसकी वजह से वो अंदर की जो कमियां हैं उसका फायदा उठाते हुए आगे अपने कृत्यों में सफल हो गए। जो भी उनके मन में विचार थे, कोई इतिहासकार इस तरह से भी कहते हैं कि ये जो है केवल भारत की जो संपन्नता थी, जो सोना था, जो जो स्पाइसेस थे, जो अच्छी कृषि आधारित जो व्यवस्थाएं से जो प्रॉस्पेरिटी निकल के सामने आई थी, उसको करने के लिए आए हैं, वो तो धर्म के नाम पर नहीं आए। तो ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं। हम सबकी बात सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई इसके मूल कारण क्या थे। लेकिन बाहर के जो भी कारण है, अंदर के अगर मूल कारणों को भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उस तरह की गलतियों को आज अगर हम नहीं दोहराएं या कम करें या उससे बचने का प्रयास करें, तो शायद आने वाला समय हमारा प्रशस्त हो सकता है। इस चीज पर भी हमें विचार करना है, इस चीज पर भी हमें मनन करते हुए एक अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है कि हम क्या, कहीं पर हमारी क्या खामियां रही। और आज के परिप्रेक्ष्य में आज के पात्र बदल गए हैं, अब राजशाही नहीं है, लेकिन दूसरी व्यवस्थाएं हैं। उस दूसरी व्यवस्थाएं में भी कुछ चीजें वही हो रही हैं जो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया है, उसको करने का ढंग बदल गया है, उसके पात्र बदल गए हैं, और उसके लिए भी हमें अब तैयारी हम करते हैं। तो हम इस चीज को समझते हुए, इतिहास से ये जो सत्र है हमारा सीखने के लिए है। इतिहास से हमने सीखा क्या, सीख करके हम अपने परिप्रेक्ष्य में उसको किस प्रकार से अपनाने का, उसके लिए तैयारी करने का हम क्या प्रयास करेंगे, कैसे हम करेंगे। और आज के समय के चैलेंजेस और बहुत सारी निकल के आ गई है, तो सारी चीजें तो इतिहास से नहीं समझी जा सकती है, लेकिन इतिहास की कुछ चीजें जो पुनः रिपीट हो रही हैं उसको हमें पुनः समझने की और अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। उसके लिए संगठन बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठन, हर एक अलग अलग स्तर के संगठन, लेकिन संगठनों में भी आजकल राजनीति व्याप्त है, और राजनीति व्याप्त होने के कारण लोग अपने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन में जुड़ करके, और वो संगठन जो भी, मैं पॉलिटिकल संगठन की भी बात कर रहा हूँ, मैं अन्य संगठन की भी बात कर रहा हूँ, तो ये एका नहीं रही है। मुझे एक कॉमन जो थ्रेड नजर आता है वो है कि हमारी एका नहीं रही। हमारे बहुत सारे राजा थे, उनकी आपस में लड़ाई होती थी, उनकी आपस में एका नहीं रही। कुछ की रही, कुछ की नहीं रही। जब ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उस समय एका की कमी हो गई, उसकी वजह से आपका इतिहास चेंज हो गया। तो इसके इसके लिए अब हमें जो हमारे सदन से और अन्य विचार निकल करके सामने आते हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है कि हमें कुछ अच्छी तरह से सोच समझ के और इस भाव के साथ काम करने की जरूरत है कि हमारी न महत्वाकांक्षा रहे, न हमारे उसमें एक ध्येय जो है, मुझे लगता है कि जो ध्येय है वो सुनिश्चित करने की जरूरत है। और ये जहाँ तक के ध्येय की बात है, उसमें भी मेरा एक चर्चा मेरी हो रही थी।
ने कहा था हमारा ध्येय जो है एक नहीं है, क्योंकि आपके भगवान भी बहुत सारे हैं। आप कभी किसी को पूज लेते हो, कभी किसी को बना लेते हो, कभी किसी को बढ़ जाते हो, कभी किसी के पीछे पड़ते हो, फिर आपका मन भर जाता है, आप दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। आपका ध्येय जो है ना वो एक नहीं है। अन्य जगह पर और जगह पर आपका ध्येय केवल एक ही है, एक ही भगवान है, एक ही आपका ध्येय है, ये उसी की तरफ आप करते हैं। तो आप लोगों का जो ध्येय है वो भटका हुआ है। आप अभी नवरात्रि हो जाएगी, उसके बाद आप दूसरे उस पर चले जाएंगे, फिर आप हो जाएंगे। ये अच्छा है, ये हमारी विविधता का प्रमाण है, लेकिन उससे एका होने पर एक कमी नजर आ रही है, कमजोरी नजर आ रही है। इस कमजोरी को कैसे हम दूर करेंगे? तो ऐसे कुछ विचार हैं जो कि मैं जब चर्चा करता हूँ और शांतिपूर्वक तरीके से जब चर्चा होती है तो ऐसे भी विचार सामने निकल के आते हैं। इस एका और ध्येय के प्रति अगर हम किस प्रकार से जागरूक हों, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस फंडामेंटल चीजों की तरफ हम लोग देखने का प्रयास करें, और अपने अंदर के कौन से अवगुण निकालने की जरूरत है उस पर भी हम ध्यान दें। दोनों चीजें हैं कि एक हम अच्छी चीजों को अपनाएं, दूसरा सा अवगुण निकालें और अपनी तैयारी को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो इतना कह के मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के योग शिक्षक को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, और आज का प्रथम दिवस है हमारे नवरात्रि का, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभ यात्रा रहे सबके जीवन की, और ये आज का दिन भी बहुत शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी आदरणीय धन्यवाद पवन सर। जी, जी 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 आदरणीय। कुछ सादर प्रणाम करते हुए मैं विनम्रता से एक बात बताना चाहूंगा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में हमारी फूट, कथित फूट कहता हूं मैं इसको, तो बहुत उजागर करने का प्रयास किया है। आज भी जैसे जाति के नाम पर आपको बांटा जा रहा है, इतिहास का एक ये भी तो सत्य है कि आपको ये भी बार बार बताया जाता है कि आप में एकता थी ही नहीं, और अपनी बड़ी बड़ी दरारों को भी वो भरे पड़े हैं, भरने का सीने का काम करते हैं। आपकी छोटी छोटी दरारों को भी उजागर करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के रूप में जर्मनी को लीजिए आप। बिस्मार्क ने अपने उस जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, सभी जानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से भी छोटी जर्मनी 300 भागों में बटी हुई थी। तो मेरे विचार से 300 शायद मध्य प्रदेश में तहसील भी नहीं होंगी। तो वहां पर कितने छोटे छोटे टुकड़ों के राजा थे, हम इस पर विचार नहीं करते। और अपने यहाँ के 563 राजा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगा करके 763 राजा, इतने बड़े भूभाग में आज के जिलों से बड़े बड़े राज्य अगर एक को दे दिए जाए तो भी आपके पास कुल 545 एमपी हैं, और जिले कितने हैं? जिले अधिक हैं। तो आपके जिले से तो ज्यादा कम से कम हो ही जाते हैं, वो कई कई तहसीलें हैं फिर उनके भीतर। दूसरी बात हमको इस पर विचार करने की ये भी है कि किसी भी हिंदू राजा ने कभी भी अलग देश मांगने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इतिहास के इस सत्य पर भी विचार करना चाहिए। सावरकर जी ने कहा कि धर्मांतरण से मर्मांतरण और मर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। जब विधर्मी आए तो आपका देश बंटने लगा। जब आप सनातन के अधीन रह करके कार्य कर रहे थे तो जो राजा स्वाभाविक रूप से जनहितकारी कार्य कर रहा था, चाहे उसका राज्य छोटा था चाहे बड़ा था, पड़ोसी उसको परेशान नहीं करता था। इतिहास के इस संस्कार पर भी हमें विचार करना चाहिए। लड़े झगड़े खून खराबे भी हुए, लेकिन ये परंपरा चली कहां से? जब विदेशियों का संपर्क आपसे हुआ। मुसलमानों की कितने विदेशी कई कई राजाओं की सेना आपके साथ आकर के लड़ी, कभी इस पर भी विचार कीजिए।
एक नवाब, दूसरा नवाब, चौथा नवाब, फलाना बादशाह, इतने बादशाह, कितने बादशाहों ने संयुक्त सेना बना करके आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी? अकेला लड़ा, कोई मुसलमान उसके साथ नहीं आया। बहुत कम उदाहरण है, लेकिन आपके उनसे अधिक कई गुणे उदाहरण है। जब आप एक राजा की रक्षा के लिए अनेक राजाओं ने मिलकर के संघर्ष किया राष्ट्र के लिए, तो ये सारी चीजों पर भी हमें विचार करना चाहिए। इतिहास का विकृतीकरण करते करते विलुप्तीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे कहीं ना कहीं हमें हीन भाव से ग्रस्त करने के लिए ये चीजें दिखाई गई। ब्रिटेन को देखिए, अमेरिका को देखिए, दूसरे और देशों को देखिए, सभी के पास ये चीजें थी। जहाँ राजनीति होती है वहां पर विखंडन हो जाता है, मत भिन्नता आ जाती है। लेकिन आपको जब हमारे यहाँ पर ऋषि परंपरा थी, तो ऋषि परंपरा में ब्रह्म बल, छत्र बल दोनों समन्वित होकर के काम करते थे। ब्रह्म बल किसी भी प्रकार के घाव को बड़ा नहीं होने देना चाहता, रोकता था उसको, और छत्र बल ही उसको भरने का काम करता था। और फिर तीसरा होता था धन बल, जो स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव, उसको मंत्र की व्याख्या करेंगे तो तीनों की व्याख्या अपने आप हो जाती थी कि संगति कैसे लोगों से हो। मैं ज्यादा विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि तीनों का समन्वय करके हम चलते थे। राजनीति की उस व्यवस्था को कहां हमने गिरा दिया, राजनीति का वो पेंच कहां हमसे गायब हो गया, वो पुर्जा कहां लुप्त हो गया, आज उसको स्थापित करने की आवश्यकता है। और मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। बार बार आप कहते हैं कि हमें संगठन की आवश्यकता है, और संगठन के लिए भारत को समझो के साथ साथ भारत की मान्यताओं को स्थापित करने के लिए भी वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। इति ओम, आपको हृदय से नमन करता हूँ। जी जी, धन्यवाद राकेश जी, बहुत सुंदर। जब मैं राजशाही व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मैं कदापि इस चीज को अनदेखा नहीं कर रहा हूँ कि हमारे राजाओं ने भी बहुत शौर्यतापूर्ण तरीके से जब भी आक्रमण हुए उसका किया, लेकिन फिर भी समय के अंतराल के बाद उन्होंने शौर्य के साथ किया। अब राजा दहीर की बातचीत कर ली, सिंध के राजा, उन्होंने वहां की सेनाओं को इतना बुरी तरह से किया कि 150 साल तक के 200 साल तक के वो आगे हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर हम अपने ही कार्यों में इतना मस्त हो गए, कह देंगे, या जो भी हो गए, कि व्यवस्थाएं आगे नहीं चल पाई, सस्टेन नहीं कर पाई। तो मैं केवल उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मैं राजशाही के बिल्कुल विरोध में नहीं था। राजशाही की अपनी अच्छी जो चीजें थी वो भी थी, जो आज की डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी में वो चीजें हैं जो राजशाही में नहीं थी। तो ये तो अभी वर्तमान व्यवस्था के साथ हम जी रहे हैं। इस व्यवस्था के साथ ही आने वाले समय पर जहाँ राजशाही व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो गई, ध्वस्त करा दी गई, और उसको आगे नहीं चलने दिया गया। जो भी राजनीतिक समीकरण रहे ग्लोबल स्तर पर भी अब हम बात करते हैं, तो लेकिन हमारे अंदर की ये जो सनातन व्यवस्था में जो हमारे उसमें आगे चलने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को सीखते हुए, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं, ना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे सीखते हुए वर्तमान व्यवस्थाओं में हमें किस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो कि हमारे आगे की सुरक्षा के लिए सहायक हो, और साथ ही ऐसे व्यवस्थाएं बने जिसमें कि सब लोग अपना अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें, सबको समानता के अवसर मिले। क्योंकि ये ध्वस्त करने की परंपराएं अभी भी चल रही हैं, अभी भी दूसरे तरीके से प्रभाव डाले जा रहे हैं, दूसरे तरह से कुछ कोई कह दे रहा है, कोई फर्जी आईडी बना करके कुछ कह दे रहा है और हमें बांटने का प्रयास कर रहा है। तो ये आज की समकालीन व्यवस्थाओं में आईटी का उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भी ये तोड़ने की व्यवस्थाएं सब जगह पर अभी भी व्याप्त है। इनसे भी हमें बचने की जरूरत है। जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज करके आपस में जुड़े हुए हैं, उसी तकनीक से भी हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम तो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो इन खतरों से सीखते हुए आगे का हम मार्ग प्रशस्त करें, यही निवेदन है। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत सुंदर, सहमत हूँ। जी जी आदरणीय श्री पवन कुमार सर और आदरणीय राकेश कुमार जी, आपका बहुत सुंदर आज के हमारे भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वीरांगना माताओं का प्रेरणास्पद व्यक्तिमत्व पर संवाद और अतिशय सुंदर मार्गदर्शन
आदरणीय राकेश कुमार जी का। और तो मैं आदरणीय हमारे सदन में भाई बहन किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो आप सवाल करिए, हैंड राइज करिए ताकि हम आप तक आ जाए और आपका समाधान हो। जी आदरणीय विनीत चंद्र सिंहवाल जी भाई साहब जी, स्वागत है आपका। जी, आदरणीय दीदी जी। हाँ, सबसे पहले मैं आज के मुख्य वक्ता जी को सादर नमन करता हूँ। इन शब्दों के साथ कि रत्नाकरो प्रोद्ध्य पदां हिमालयाकृतिनिं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। और आपने बहुत ही मार्मिक और संवेदनशीलता के साथ जो बात रखी है कि हमारी जो माताएँ परम वीरत्व के साथ वीरांगनाओं ने भारत के शिक्षण के लिए अपना जो योगदान दिया है, उसको समझने की आवश्यकता है। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और भी महत्व के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि वो समय, वो कालखंड अलग था। तब की जो तकनीकी थी और तब की जो सूचनाएँ थी, तब के जो व्यवहार थे, वो अलग थे। और जबकि अब हम और भी आधुनिक तौर पे आ गए हैं और बहुत सारी बातें, हम जो बातें करते हैं वो अ, सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो जाती है, फैल जाती है। तो हमारी जो व्यवहार हैं, हमारी अपनों के प्रति व्यवहार हैं, देश और दुनिया के प्रति व्यवहार हैं, इनका फैलना बहुत ही सरल है। और जो आप दोनों महानुभावों के मध्य संवाद भी हुआ कि हम स्वयं को समझते हुए और युगों को समझें, युग के साथ आगे बढ़ें। तो तब मैं एक मकान की इमेज को, मकान के चित्र को लेता हूँ कि एक भव्य भवन, ये भारत देश, जिसमें कहीं न कहीं हमारे ही कारण या हमारी गतिविधियों के कारण छोटी-छोटी दरारें हैं, जो समय के साथ और व्यवहार के साथ, अव्यावहारिकता के साथ भी हो जाती हैं। और उस मकान के जो अलग-अलग रंग हैं, वो भी धीमे हो जाते हैं, लेकिन उनको याद करना ज़रूरी है कि कौन-सा कलर था। और उस मकान की मज़बूती के लिए जो दीवारें, मज़बूत दीवारें हैं, उनमें जो छोटे-छोटे दरारें आ गई हैं, उनको भरना भी हमारा ही कर्तव्य है, निश्चित है। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए, उस राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, ये सारी दीवारों की जो दरारें हैं, कहीं न कहीं उनको भुलाना भी ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, ये 2 तरह की प्रक्रियाएँ हैं। एक अंदर की तरह खुद की मरम्मत करके और बाहर खुद की शक्ति के साथ आगे बढ़ना। संभवतः ये सनातन की परंपरा भी रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी इस संरचना में, मकान रूपी संरचना में बहुत सारे कमरे, बहुत सारे वातायन, बहुत सारी खिड़कियाँ, बहुत सारे दरवाजे और बहुत सारे चित्र, डिज़ाइन अवश्य हैं। लेकिन हम मिल कर के कब हम स्वयं ये समझेंगे कि उसकी तो मरम्मत जो हम करते रहेंगे, चलती जा रही है, वो तो करते रहेंगे। लेकिन उसके स्वरूप को भव्य बनाए रखना हमारा ही कर्तव्य है। अब उस पर आने वाली बाधाओं को रोकना सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि कोई भी बाधा उस तक ना आ पाए, उसके मुख्य द्वार तक कुछ भी ऐसी बातें हों, उससे पहले उसका डट कर मुकाबला हो और हम अपने इस भवन को, राष्ट्र रूपी भवन को सुरक्षित रखें। आंतरिक अंतरालय में, मनःस्थिति में जो भी बुरे कार्य हैं, निषिद्ध हैं। और क्योंकि इतने बड़े समाज को जब हम देखते हैं, तो वो बात अलग, लेकिन अगर हम स्वयं को देखते हैं, तो मन में भी विचारों की
बहुत सारी सरगर्मी चलती रहती है, ये अच्छा है। तो कुल मिलाकर हम राष्ट्र रूपी भवन को अंतःकरण से मजबूत करते हुए और बाह्य परिस्थितियों से बचाते हुए, सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो संभवतः इस युग का, इस कालखंड के लिए हमारी भूमिका लिखी जाएगी। जैसे कि आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी इतिहासविद होकर के ये बता रहे हैं, तो कोई हमारे राष्ट्र की इस गौरव गाथा को आगे भी बढ़ेगा। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, बहुत सुंदर। अगर आदरणीय राकेश कुमार जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। अभी सेमवाल जी का जो विचार आया है बहुत स्वीकरणीय है। जहाँ तक छोटी छोटी बातों की, उन बातों की बात है कि हमारे भीतर मतभेद रहे या मतभेद हैं या छोटी छोटी चीजें हैं जो मतभिन्नता पैदा करती हैं, तो इनको बार बार उठाया जाता है, जाति का, फला का, फला का। जैसे आप योगाहार में किसी भी योगाचार्य के माध्यम से जब योग करते हैं या इससे अलग भी कहीं करते हैं, सुनते हैं, तो प्रत्येक योगाचार्य यही कहता है कि इस समय जब आप योग कर रहे हैं तो मन को प्रसन्न रखिए, शरीर के उन केंद्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जहां जहां पर दर्द हो रहा है, और ये भावना पैदा कीजिए कि आपका दर्द आपसे दूर हो रहा है। ये एक मनोविज्ञान है और इसके साथ योग को समन्वित किया जाता है और उसका हम देखते हैं कि बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। अब सेमवाल जी, हुआ क्या है, देश में बार बार उन चीजों को उठाया जाता रहा है, कम्युनिस्टों के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से, जो देश विरोधी लोग हैं उनके माध्यम से। यहाँ पर तो मतभेद बहुत है, मतभेद बहुत हैं, भिन्नताएं बहुत हैं, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक राष्ट्र हैं, इसके भीतर अनेक सोच के लोग हैं। तो इससे हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है और हम 24 घंटे उसी में काम करते रहते हैं। इस देश के अधिकांश लोगों का, आप जैसे रचनात्मक लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यदि इसके स्थान पर आप जैसी रचनात्मकता को प्रश्रय दे दिया जाए, आश्रय दे दिया जाए कि मेरा रोग दूर हो रहा है, मेरे देश से ये चीजें भग रही हैं, ये भग रही हैं, फ्रैक्शन समाप्त हो रहे हैं, एकता आ रही है, ये आ रहा है, और हम सब समन्वित होकर के राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 24 घंटे अगर वो चिंतन चल जाए, हमको आपको करना क्या है? विमर्श को बदलना है। और ये विमर्श ला दीजिए जो आपका भी चिंतन है, मेरा भी चिंतन है, हमें मतभिन्नता थोड़ी ही है कहीं। ये चिंतन जिस दिन इस राष्ट्र का बन जाएगा उस दिन वो समस्याएं अपने आप दूर भाग जाएंगी। और जो लोग ये बता रहे हैं कि वेदों में ये लिखा है, वहां पर वेदों ने शूद्र के लिए ये लिख दिया, उसमें ये लिख दिया, पुराणों ने ये करवा दिया, पंडित ये करते रहे, फला ये करते रहे, इन सभी ने हमारे इतिहास का तो सत्यानाश किया ही, हमारे समाज का भी सत्यानाश कर दिया। तो हमको केवल विमर्श बदलने की कोशिश करनी है, उसका प्रयास करना है। मैं आपके विचारों से सहमत हूं और मेरा विचार है कि आप भी इसी राव में बोल रहे थे, ऐसा नहीं कोई मेरे से अलग बोल रहे थे, ना मैं अलग कुछ बोल रहा हूं। धन्यवाद आप। जी आदरणीय, धन्यवाद। और आगे हमारे अतिशय सुंदर दिनेश भैया के मार्गदर्शन पर आपने अपनी बात रखी और सुंदर। अब मैं, हमारा समय वैसे हो रहा है, फिर भी अगर आदरणीय विनोद जी का हैंड राइज था, आदरणीय विनोद जी आप परिचय के साथ अपना माइक ऑन करिए। जी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे सदन में किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो कृपया अपना हैंड राइज करें। समापन कर दें बहन जी, 8 बज गए हैं। जी जी जी, आदरणीय प्रणीता ताई का एक
हाँ, 2 मिनट में आदरणीय प्रणीता ताई आप अपना बात रखिए जी। सदन को प्रणाम हो और सम्मानीय हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश जी भाई साहब को सादर सत्कार नमन वंदन करते हैं। और समय हो चुका है इसलिए मैं संक्षिप्त विषय पे आऊंगी। भाई साहब जैसे बोल रहे हैं आपकी विमर्श बदलना चाहिए, निश्चित रूप से विमर्श ही बदलने की बात करना चाहिए। अगर हम इधर उधर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उस विषय से हम भटक जा रहे हैं। हम सामंजस्य की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, आपस में मिलने की बात करते हैं, तो हमारे अंदर का जो एक राष्ट्रीयता है, राष्ट्र भाव है, जो इतिहास है, इतिहास का गौरव है, हम उसे भूलने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से विमुख होने लगते हैं। इसीलिए विमर्श की बात आपने जो कहे, मैं पूर्णतः आपके विचारों से समर्थन करती हूँ, समर्थित हूँ। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमें गौरवान्वित इतिहास की जानकारी मिल रही है। आज तक तो मुझे भी पता था कि केवल और केवल पद्मिनी के बारे में हम पढ़ते थे, सुना करते थे कि वो इतनी सुंदर थी और उनके शौर्य गाथा को हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे। लेकिन जो आपने आज उर्मिला और उनकी जो बहू थी, उनके नाती के तक आपने जो इतिहास को लाया है, ये निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है और नई जानकारी मिली। और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि सदन को आपके माध्यम से ऐसे गौरवान्वित इतिहास का वर्णन और वो सुनने में आए। धन्यवाद, बहुत बहुत सत सत नमन वंदन करती हूँ आपको। ओम वंदे मातरम। जी जी आदरणीय प्रणीता ताई, बहुत सुंदर। और मैं आगे, सदन का समय हो गया है तो मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आप आइए, आज के हमारे कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देने का कष्ट करें। तो अपनी बात रखिए और आभार। सदन को नमन। और आज हमारे आज के योगाचार्य बहन रंजना जी ने बड़े अच्छे ढंग से योग कराया हम सबके साथ और हमने उनके साथ योग किया। और उसके बाद द्वितीय सत्र में आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी ने जो इतिहास बताया महान पुरुषों का, यह इतिहास फिल्मों में होना चाहिए, यह इतिहास शिक्षा में होना चाहिए, यह इतिहास जन चर्चा में होना चाहिए, इनकी किताबें लिखी जाना चाहिए। जो फिल्मों में दिखाते रहते थे उल्टे सीधे सब सीन, जो हमारी युवा पीढ़ी उन सीनों को याद करके वैसे जो है तरीके अपनाती हैं, करती हैं। और अगर फिल्मों में इन महान पुरुषों के, इन वीरांगनाओं के इतिहास को चित्रण किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो निश्चित युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलेगा। योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हम आभार ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम जी ओम। जी आपका भी आदरणीय धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम, योगाहार परिवार में सुबह 5:30 बजे। तब तक सबको ओम, सबको राम राम।